हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का रिजल्ट पेपर सन 2024 का सेट नंबर 7। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज आगे का सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, परासरण दाब क्या है। तीसरे का क्वेश्चन है, परासरण दाब क्या है। परासरण दाब तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो परासरण दाब क्या होता है बेटा, सुनो। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब आरोपित किए जाते हैं उसको हम परासरण दाब कहते हैं। इसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, चलो परासरण होता क्या है दरअसल वो समझेंगे हम लोग। बेटा देखो, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है बेटा, पानी भरा हुआ है। अब पानी के अंदर हम डाल देते हैं किशमिश। क्या डाल देते हैं बेटा, किशमिश। ये किशमिश का छोटा सा पीस पड़ा हुआ है। अब देखो, जो पानी के कण होंगे इसकी सांद्रता कम होगी। पानी की सांद्रता कैसी होगी बेटा, पानी की सांद्रता जो होगी वो कम होगी। पानी की सांद्रता कैसी होगी, कम होगी। और जो किशमिश है, किशमिश के अंदर जो विलयन भरा हुआ है इसकी सांद्रता कैसी होगी बेटा, इसकी सांद्रता अधिक होगी। मतलब गाढ़ा विलयन होगा, है ना, इसकी सांद्रता अधिक होगी। तो देखो होता है क्या कि जो अधिक सांद्रता वाला विलयन होता है वो होता है किशमिश के अंदर, और कम सांद्रता वाला होता है पानी। तो पानी के अणु इसके अंदर आते हैं, पानी के अणु इसके अंदर आते हैं बेटा, और किशमिश हमारी फूल जाती है। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, कम सांद्रता वाले अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लिखा हुआ है, देखो परासरण की क्रिया में कम सांद्रता वाले विलयन के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और इसमें अर्धपारगम झिल्ली होना आवश्यक होता है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली मतलब जो किशमिश का ऊपरी लेयर होता है उसको अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब बेटा सुनो विसरण का एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए रूम में हमने एक मोमबत्ती या मान धूप बत्ती कहो बेटा, क्या, मान लीजिए धूप बत्ती हमने जला करके ये रख दी है। अब धूप बत्ती जल रही है बेटा, ठीक है। अब धूप बत्ती पूरे कमरे में धुआं फैला देगी अपना, और धूप बत्ती क्या हो जाएगी, देखो धूप बत्ती की सांद्रता कैसी होगी, इसकी सांद्रता होगी अधिक। कैसी होगी, इसकी सांद्रता होगी अधिक। तो समय के साथ क्या होगा कि ये धूप बत्ती खत्म होती जाएगी और ये जो है अपना धुआं पूरे कमरे में फैला देगी। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले जो कण होते हैं, अधिक सांद्रता वाले कण कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो वायु हमारा क्या होता है, विलयन नहीं होता है, इसकी सांद्रता कम होती है धूप बत्ती की तुलना में। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन के कण, अधिक सांद्रता वाले विलयन के जो कण होते हैं बेटा वो कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, इसको बोलते हैं विसरण। और इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली वगैरह नहीं होती है। तो वही लिखा हुआ अभी बेटा, देखो विसरण की क्रिया में अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और इसमें कोई भी अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। तो ये बेटा इसमें अंतर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर गति करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, ख, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। फिनॉल जो होता है बेटा अम्लीय नेचर का होता है, ये हमें समझाना है। तो बेटा समझने का प्रयास करो। देखो यह है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिनॉल में जब ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर बेंजीन रिंग में आते हैं तो बेंजीन रिंग में प्लस एम इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट का मतलब होता है बेटा रेजोनेंस, मतलब अनुनाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे ये जो लोन पेयर है ना, ये यहां पर आते हैं, ठीक है बेटा, तब क्या होता है बेंजीन में इस तरीके से अनुनाद स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, ये बेंजीन ज्यादा स्टेबल हो जाती है और हमारा यहाँ H+ आयन आसानी से रिमूव हो जाता है। और जब H+ आयन आसानी से रिमूव हो जाता है तो एक एसिड की तरह ये व्यवहार करता है, एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बेटा, तो सुनेंगे ध्यान से। फिनॉल में जब ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाते हैं तो बेंजीन रिंग में प्लस एम इफेक्ट या अनुनाद स्टार्ट हो जाता है, और यह ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेटा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हल्का पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऐसा होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और जिससे फिनॉल तेजी से H+ आयन का त्याग करता है, और ये फिनॉल एसिडिक नेचर का शो होता है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं अच्छे से। बेटा देखो हमारे पास ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये OH ग्रुप अटैच्ड है,
ठीक है बेटा, ये OH ग्रुप अटैच्ड है, इसके पास इस प्रकार से ये लोन पेयर है। क्या है बेटा, ये लोन पेयर है, इस प्रकार से ये लोन पेयर लगे हुए हैं। अब होता है क्या कि जो लोन पेयर होते हैं, ये जो लोन पेयर हैं ये इधर को आते हैं बेटा। ठीक है, हल्के लिए बेंजीन रिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, बेंजीन रिंग में चले जाते हैं तो बेंजीन स्टेबल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये इधर को जब आएंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा बेटा। क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज O+ जनरेट होने लगेगा, और हमारा ये H जो है, इसके जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन भैया है साझे के इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और हमारा H+ आयन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिनॉल जो होता है अम्लीय नेचर का होता है, वही डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, टॉलिन रिएजेंट क्या है? टॉलिन रिएजेंट क्या है? एल्डिहाइड की टॉलिन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। तो बेटा टॉलिन रिएजेंट क्या होता है? टॉलिन रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है या एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है बेटा मध्य ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये माइल्ड ऑक्सीकारक होते हैं। टॉलिन रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है और खुद रजत दर्पण में रिड्यूस हो जाता है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। बेटा केमिकल रिएक्शन देखेंगे, हमारा ये है एल्डिहाइड और ये टॉलिन रिएजेंट है, बेसिक मीडियम में ये होता है बेटा। ठीक है, तो यहां से हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या प्राप्त होता है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, रजत दर्पण ये प्राप्त होता है, और हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये हमारी अमोनिया भी रिमूव हो जाती है यहाँ से। ठीक है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। हम देखते हैं प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है हमारे लिए बेटा। ठीक है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे अंडा वगैरह होता है बेटा, अंडा का प्रोटीन जो होता है वो तो पता है, अंडे को जो उबालते हैं तो देखो अंडा उसका सॉलिड हो जाता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है उसकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, है ना। तो प्रोटीन के विकृतीकरण में प्राइमरी स्ट्रक्चर सुरक्षित रहती है, अर्थात एमिनो एसिड का क्रम निश्चित रहता है, लेकिन जो प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर होती है वो नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल सुनेंगे बेटा, अंडे को गर्म करने पर उनका प्रोटीन जम जाता है या सॉलिड के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।